हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। और ये देखिए, हमारा चैप्टर 10 चल रहा है। जो नेटवर्किंग वाली यूनिट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो है उसका पार्ट 8 है। इससे पहले पार्ट 7 आ चुके हैं आपके इस चैप्टर के। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी को, या फिर जो है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। तो देखिए, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी है। हम जो है देखिए हर काम के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा छोटा सा काम हो या फिर बड़ा काम हो, चाहे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे शॉपिंग से रिलेटेड हो, हम जो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए, आज के टाइम में बहुत सारी IoT डिवाइसेस भी हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एलेक्सा हो गया, या फिर आपके स्मार्ट वॉच हो गई, या फिर जो आपको होम कंट्रोल वाली डिवाइसेस होती हैं तो वो भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी डिवाइस जो है वो IoT डिवाइस कहलाती हैं। तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। मतलब कि हम लोगों के साथ में इंस्टेंटली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल किसकी हेल्प से हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है हमारा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से। तो बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजीज़ की। तो पहले बात करते हैं हम GSM। तो देखिए, GSM टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी सेकंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी है। जो भी सेलुलर डिवाइसेस होते थे आपके सेकंड जनरेशन वाले, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पे यूज़ होती थी। हालांकि आज के टाइम में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो इसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्टार्ट हुई आपकी फिनलैंड में। मतलब कि इसको स्टार्ट किया गया था फिनलैंड में 1991 में। और यहाँ पे देखिए, जो GSM टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करती है TDMA टेक्नोलॉजी। अब TDMA का मतलब क्या होता है? TDMA की तो पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, TDMA में होता क्या है, यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है TDMA, ये हेल्प करती है प्रोवाइड करने में सेम फ्रीक्वेंसी टू मल्टीपल यूजर्स। मतलब कि TDMA टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो सेम फ्रीक्वेंसी होती है वही मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो मल्टीपल फोन्स होते थे आपके उस टाइम में, उनको जो है सेम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती थी। आज के टाइम में भी अगर जिन फ़ोन में GSM की फैसिलिटी है तो वहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड कर दी जाती है। तो ये इस तरीके से TDMA टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सिम की। तो देखिए, सिम के बारे में सभी को पता होगा सिम क्या होती है। सिम की फुल फॉर्म समझ लेते हैं पहले तो, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका देखिए काम क्या होता है। सिम एक तरीके की जो है छोटी सी कंप्यूटर चिप होती है। मतलब कि एक तरीके की ये चिप होती है जो कि आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं। और इसमें देखिए मेमोरी भी होती है, साथ ही साथ इसमें जो है प्रोसेसर भी लगा होता है। मतलब छोटा सा जो है यहाँ प्रोसेसर होता है जो कि सारे यहाँ पे टास्क परफॉर्म करता है। तो एक चिप होती है जहाँ पे कि मेमोरी भी होती है, और यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो लगभग आपको 16 से लेके 64 KB तक की मेमोरी मिल जाती है, जिसमें कि आप कॉन्टैक्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिम की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिग्नल को जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं। मतलब जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है वो इसी के हेल्प से क्या करता है, कम्युनिकेट कर पाता है। ये जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है। इसका एक यूनिक नंबर होता है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम जो है इसकी हेल्प से किसी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, या फिर जो है कोई और डेटा भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है वॉइस कॉल या फिर जो है वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यही काम होता है हमारा सिम का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं CDMA की। देखिए, अभी हमने जो है GSM टेक्नोलॉजी को डिस्कस करा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CDMA टेक्नोलॉजी की। तो CDMA की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस टेक्नोलॉजी में जो है मल्टीप्लेक्सिंग फैसिलिटी होती है। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, जो सिग्नल रिसीव होते हैं, जैसे कि GSM में क्या हो रहा था, सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी मल्टीपल यूजर में डिवाइड की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें CDMA की, तो CDMA में ऐसा नहीं होता है। ये सेम फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीपल यूजर को नहीं देती है। इसके बजाय ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है प्रोवाइड करती है अलग अलग यूजर्स को। मतलब कि जो भी बैंडविड्थ होगी नेटवर्क की, उसको जो है ये टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज करती है, और यहाँ पे यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है। तो यही डिफरेंस होता है CDMA और GSM में। ये GSM की तरह नहीं है कि जहाँ पे कि सेम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है मल्टीपल यूजर्स में। यहाँ पे जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीपल यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंस होता है CDMA और GSM में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बिल की। तो देखिए, इसको बिल भी बोला जाता है, या फिर जो आप सिंपली इसको WLL भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी वायरलेस इन लोकल लूप। ये देखिए फुल फॉर्म आपकी एक बार एग्जाम में आई हुई है, इसकी फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। बात करते हैं इसकी कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है।
तो देखिए टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो यहाँ पे सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो वायरलेस लोकल लूप का मतलब है कि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जो भी यूजर्स होंगे, वो कनेक्ट होते हैं आपके किसी भी नियरेस्ट एक्सचेंज से। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका रेडियो लिंक के थ्रू होता है, मतलब रेडियो सिग्नल्स के थ्रू होता है। मतलब कि कॉपर वायर की जगह पे जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए रेडियो लिंक का यूज किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक एक्सचेंज से जो है वो आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो लिंक्स। तो यही होती है हमारी वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि है जीपीआरएस। अब देखिए जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो जीपीआरएस जो टेक्नोलॉजी है ये भी आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है मोबाइल फ़ोन में। जो भी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनमें जीपीआरएस की फैसिलिटी होती है, जिससे कि आप जो है इंटरनेट उसमें एक्सेस कर पाएँ। मतलब कि इस सर्विस की हेल्प से जो हम मोबाइल डिवाइसेस में जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, और साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल्स हैं या फिर कोई लार्ज डेटा है उसको भी सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम और भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं रियल टाइम में, जैसे कि न्यूज़ को देखना हो गया या फिर कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो गई या मूवीज़ को देखना हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जीपीआरएस टेक्नोलॉजी में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे मोबाइल जनरेशन्स की, कि मोबाइल जनरेशन्स क्या होती हैं। जैसे आपने सुनाई है 1G 2G 3G 4G एंड 5G। तो इन जनरेशन्स को जो है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1G को, जिसको कि आप फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो मोबाइल नेटवर्क थे वो आए आपके लगभग 1982 के आसपास। मतलब 1982 जो है ईयर में ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो आपकी स्टार्ट हुई। तो 1G की अगर हम बात करें, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन बोलिए, मोबाइल डिवाइसेस बोलिए, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती थी। और यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता था ओनली ट्रांसमिट करने के लिए वॉइस कॉल्स को। मतलब कि सिर्फ वॉइस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इनको बनाया गया था, जहाँ पे कि वॉइस को कैरी करने के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज़ होता था। जो भी वॉइस होती थी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, मतलब कि एक सेंडर होता था, एक रिसीवर होता था। तो सेंडर से जो है रिसीवर तक आपका डेटा जाता था एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की मेन बात हो गई। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, मतलब कि 2G की अगर हम बात करें तो 2G टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग आपकी आई 1991 में। मतलब कि इस ईयर में जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी आई। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चेंज आया। क्या चेंज आया? जो फर्स्ट जनरेशन में जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ किया जा रहा था, मतलब कि जो वॉइस कॉल्स हो रही थी उनको ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ किया जा रहा था। तो उसकी जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में जो है उस वॉइस डेटा को ट्रांसमिट किया जाने लगा, जिससे कि जो कॉल की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई। मतलब कि जो वॉइस कॉल की क्वालिटी थी वो यहाँ पे आपको इम्प्रूव देखने को मिली। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक ही टाइम में कई सारे लोग जो है बात कर सकते थे, जबकि फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था। एक टाइम पे जो है एक ही पर्सन कम्युनिकेशन कर सकता था, तो ये फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे 2G में इंक्रिप्शन भी आ गया, मतलब कि जो सिग्नल्स थे उनको इनक्रिप्टेड किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे SMS की भी फैसिलिटी आई, मतलब कि अगर आप चाहें तो SMS भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप MMS भी सेंड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया जो मैसेज होते हैं वो भी आप सेंड कर सकते हैं। MMS में क्या होता है, आप पिक्चर या वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी सर्विसेज थी वो आपकी 2G में आ गई, मतलब कि सेकंड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें आ गई थी। अब बात करते हैं 3G की। तो देखिए 3G जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी आई 90s के आसपास, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया कमर्शियली 2001 में। मतलब कि 2001 में जो है इसको कमर्शियली लॉन्च किया गया। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपको डिजिटल वॉइस और जो है डेटा सर्विस दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखिए जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि जो आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो वो आपको जो है उसी रेडियो टावर से प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से कि आपको वॉइस की सर्विस मिल रही है। मतलब जहाँ से आपकी कॉल्स ट्रांसमिट होंगी वहीं से जो है आपको डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स को जो है वो आप एक ही टाइम में कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेन थी कि यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और थर्ड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते थे। अब बात करते हैं 4G की, जिसको कि हम फोर्थ जनरेशन भी बोलते हैं। तो देखिए 4G की अगर हम बात करें तो 4G जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू 3G। मतलब कि 3G से भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा फास्ट है आपकी 4G टेक्नोलॉजी। और इसने जो है पूरी तरीके से जो है आज के टाइम में मोबाइल डिवाइसेस को बदल के रख दिया है। मतलब कि जितना भी आप चेंजेस देख रहे हैं आज के टाइम में वो 4G की वजह से ही देखने को मिल रहा है। ये जब टेक्नोलॉजी आई तो जो है यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस जो है वो आपको देखने को मिली।
तो इसमें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिलती है। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप जो है वीडियो को इस तरीके से स्ट्रीम कर पाएंगे, बट ये पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ 4G। तो 4G टेक्नोलॉजी जो है वो सपोर्ट करती है इंटरेक्टिव मल्टीमीडियाज़ को, मतलब कि यहाँ पे जो वॉइस है वो आपकी इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट की जा सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वॉइस क्वालिटी आपको देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, मतलब काफ़ी अच्छी जो है वो आपको यहाँ पे वॉइस क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारी मेन चीज़ हो गई 4G टेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं यहाँ पे 5G की। तो देखिए 5G जो है वो आज के टाइम में चल रहा है, मतलब इंडिया में जो है ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। कुछ जगहों पे जो है 5G पूरी तरीके से चल रही है और कुछ जगह पे जो है ये डेवलपमेंट के फेज़ में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये टेक्नोलॉजी सही से आपकी चल जाती है तो यहाँ पे जो आपको स्पीड देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब कि ये जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी तरीके से कम्युनिकेशन को चेंज करके रख देगी। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो आपको Gbps में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होगी बहुत ही ज़्यादा होगी और HD क्वालिटी में जो है आप चीज़ों को स्ट्रीम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 5G टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे जो है इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 1G 2G 3G एंड 4G 5G में डिफरेंस क्या है। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे कुछ और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं SMS की। तो SMS का यूज़ सभी लोग करते होंगे, सभी को पता होगा SMS क्या है। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो देखिए ये है क्या, एक तरीके का ट्रांसमिशन है शॉर्ट मैसेज का, मतलब कि हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं मैसेज के थ्रू, जिसमें कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में कोई भी चीज़ भेजते हैं। तो यही हमारी कहलाती है SMS। मोबाइल फ़ोन पे जो है आपने देखा होगा अभी बैंक से जो है मैसेज आते हैं, OTP के मैसेज आते हैं, तो वो सब क्या है, वो SMS ही हमारे होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आगे होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे SMS की, तो SMS में जो है आप कोई भी ग्राफिक को इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब कि इमेज वगैरह जो है वो आप SMS में नहीं भेज सकते। यहाँ पे जो आपको SMS की एक फिक्स लेंथ देखने को मिलती है, मतलब कि कुछ नंबर ऑफ करैक्टर जो है वो आपके SMS में रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा एक तरीके का मैसेज होता है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो आई होप आप लोग को SMS समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं चैट की। तो देखिए चैट जो है वो एक तरीके की टेक्सुअल टॉक है इन रियल टाइम, मतलब कि जब भी हम जो है टेक्स्ट की फॉर्म में किसी से बात करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से, जो भी हम मैसेज टाइप करके भेजते हैं और उधर से भी हमें जो है मैसेज की फॉर्म में ही रिप्लाई मिलता है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन करते हैं हम टेक्स्ट की फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं चैट। ये आप जो है डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है या आपका इंस्टाग्राम है। तो ये सारे ही जो है वो आपको चैट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कि आप टेक्स्ट की फॉर्म में जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसी को चैट बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक तरीके का कन्वर्सेशन है जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, और यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है वो वीडियो के फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर सिंपल फॉर्म में हम कहें तो वीडियो कॉल है जहाँ पे कि मल्टीपल पीपल जो है वो कनेक्टेड होते हैं और किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो इसी को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। आज के टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जितने भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं आपकी जूम पे या फिर गूगल मीट पे, तो वो एक तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि हम इंटरनेट से वायरलेसली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट से वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम केबल के थ्रू कनेक्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वायरलेसली हम किस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन तरीकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंटरनेट से वायरलेसली कनेक्ट होने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से कि आज के टाइम में कुछ पॉपुलर हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया और वाईफाई हॉटस्पॉट हो गया। अब वाईफाई जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है इसकी हेल्प से अपने कंप्यूटर को या फिर मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे मैंने बताया वाईफाई हॉटस्पॉट। तो वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? देखिए वाईफाई हॉटस्पॉट को बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई डिवाइस से जो इंटरनेट शेयर करते हैं उसी को हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो ये जो है गलत है, इसको हम हॉटस्पॉट नहीं बोलते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब होता है एक एरिया से जहाँ पे कि आपको वाईफाई का सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि कहीं पे भी आपने जो है एक एरिया देखा होगा जहाँ पे कि आपको वाईफाई के सिग्नल मिल रहे होंगे और वहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को या जो है डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो एरिया क्रिएट हो रहा होता है उसी को बोला जाता है हॉटस्पॉट। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में
हॉट स्पॉट को ऑन करते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में जो है हमें सिग्नल मिलने लगते हैं। तो उस रेंज में जो है जो भी डिवाइस होंगी वाईफाई वाली वो कनेक्ट हो सकती हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकती हैं। तो उस एरिया को, उस वेन्यू को, जितना एरिया है उसी को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बायोमैक्स की। तो देखिए बायोमैक्स भी जो है वो एक तरीका है इंटरनेट को प्रोवाइड करने का, मतलब कि इंटरनेट को वायरलेसली प्रोवाइड करने का एक तरीका है। तो बायोमैक्स होता क्या है, बायोमैक्स जो है वो एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं एक 50 किलोमीटर के एरिया में। तो बायोमैक्स में जो है ज़रूरत पड़ती है टावर्स की, जिनको कि बोला जाता है बायोमैक्स बेस स्टेशन। तो इन्हीं की हेल्प से क्या होते हैं, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मतलब कि एक तरीके से ये जो है मोबाइल फ़ोन के जो टावर होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं, वहाँ से जो है सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सिग्नल जो है वो फैलाए जाते हैं और एक रेंज में जो है वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी डिवाइसेस उस रेंज में होंगी, जो भी कंप्यूटर उस रेंज में होंगे, वो वायरलेसली जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक स्टेशन पे आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे एक ऑफिस होगा और यहाँ पे देखिए केबल की हेल्प से जो है टावर तक इंटरनेट कनेक्शन जा रहा होगा। जो भी टावर्स होंगे वहाँ तक केबल की हेल्प से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा होगा और जो केबल की हेल्प से टावर तक इंटरनेट जा रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होगा। और ये जो टावर होंगे उसके बाद में इन टावर से जो है सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, मतलब कि इन टावर्स की हेल्प से जो है इंटरनेट को आगे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो जो भी कंप्यूटर्स इन टावर्स की रेंज में होंगे वो यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट हो पाएंगे या फिर जो भी डिवाइसेस होंगी वो यहाँ पे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरीके से जो है बायोमैक्स वर्क करता है। जैसे कि नॉर्मली हमारे मोबाइल फ़ोन भी जो है वो इसी तरीके से वर्क करते हैं। एक टावर होता है जहाँ से कि सिग्नल को वो रिसीव करते हैं। तो जो टावर होता है वो पर्टिकुलर एरिया में ही जो है सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर पाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बायोमैक्स क्या होता है। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। तो देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र जो है वो एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं। देखिए वेब ब्राउज़र का मतलब हुआ वेब को ब्राउज़ करने वाला। तो एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। मोबाइल फ़ोन में भी आपके वेब ब्राउज़र होते हैं और कंप्यूटर में भी वेब ब्राउज़र होते हैं। तो एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं वो हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से ही करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो वेब ब्राउज़र को जो है वेब क्लाइंट भी बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं वेब सर्वर की। तो देखिए वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर जो है एक तरीके का सर्वर होता है जिसपे कि वेब कंटेंट अवेलेबल होता है। मतलब कि एक ऐसा सर्वर होता है जो कि वेबसाइट का डेटा अपने पास स्टोर करके रखता है। और जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे जो है वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं। मान लीजिए हमने गूगल क्रोम को ओपन करा और वहाँ पे जो हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो जो चीज़ सर्च करेंगे वो किसी ना किसी कंप्यूटर पर होगी, किसी ना किसी वेब सर्वर पर होगी, किसी कंप्यूटर पर रखी हुई होगी। तो जो कंप्यूटर होगा, जो सर्वर होगा, उसी को हम बोलते हैं वेब सर्वर, जिस पे वो चीज़ रखी हुई है। मान लीजिए कोई सॉन्ग जो है मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो सॉन्ग जो है किसी ना किसी कंप्यूटर पर होगा, तो उस कंप्यूटर को ही हम बोलते हैं वेब सर्वर, जो कि अपने पास उस सॉन्ग को स्टोर किए हुए है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वेब ब्राउज़र की हेल्प से तो वो रिक्वेस्ट हमारी कहाँ तक जाएगी, वेब सर्वर तक जाएगी और वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद में जो हमें सॉन्ग होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेब सर्वर क्या हुआ, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है, मतलब कि जो वेब कंटेंट होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो देखिए वेब सर्वर के काम की अगर हम बात करें तो वेब सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है वेब कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जो भी वेब कंटेंट आपको मिलता है वो आपका वेब सर्वर की हेल्प से ही आपको मिलता है। इसके अलावा जो वेब सर्वर होता है वो वेबसाइट के डेटा को होस्ट करके रखता है। मतलब देखिए जितनी भी वेबसाइट होती हैं उन सभी का एक सर्वर होता है, तो उस सर्वर को ही बोला जाता है वेब सर्वर। जो भी वेबसाइट का डेटा है वो किसी न किसी कंप्यूटर पर स्टोर किया हुआ होता है और वहीं से जो है आप लोग एक्सेस करते हैं। तो जो भी कंप्यूटर वेबसाइट के डेटा को स्टोर करेगा उसी को हम वेब सर्वर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि वेब सर्वर जो है वो आपके वेबसाइट के डेटा को होस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि उसको अपने पास रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट कौन हो गए, हम जब भी वेब ब्राउज़र से जो है डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो जो है वेब सर्वर हमें प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो वेब सर्वर होता है वो हेल्प लेता है एक एडिशनल सर्वर की, जिसको कि एप्लीकेशन सर्वर बोला जाता है। मतलब कि वेब सर्वर के साथ में एक एप्लीकेशन सर्वर रहता है जो कि कुछ स्क्रिप्ट वगैरह होती हैं उनको रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी साथ में आपका वेब सर्वर के वर्क करता है। तो आई होप आप लोग को वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं यहाँ पे वेबसाइट की। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है
और इन वेब पेजेस पे जो है वो आपकी इमेज हो सकती हैं, वीडियो हो सकती हैं या कोई और डिजिटल मीडिया हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, कोई वेबसाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है, मतलब कि वेबसाइट की कोई पर्टिकुलर थीम होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब क्या है, एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इस पे जो है आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, तो फेसबुक कैसी है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ SBI.com की, तो SBI जो .com है वो कैसी वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट है। तो इसी तरीके से जितनी भी जो वेबसाइट्स होती हैं उन सबकी एक थीम होती है, वो पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को प्रोवाइड करती हैं। तो वेबसाइट को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है डोमेन नेम से। जो भी वेबसाइट का नेम होता है उसी को डोमेन नेम बोला जाता है। जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब क्या है, वेबसाइट के डोमेन नेम है। तो इन्हीं से जो हम वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप आप लोगों को वेबसाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे वेब पेज की। तो देखिए, वेबसाइट का कोई भी इंडिविजुअल पेज जो होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। मतलब कि वेबसाइट का कोई भी सिंगल पेज जो होगा उसको हम वेब पेज बोलते हैं। तो ये जो पेज होगा इस पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट है या फिर इमेज है या फिर ऑडियो है या फिर वीडियो है। इस टाइप का कोई भी कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, सिंगल पेज जो होता है वेबसाइट का उसको हम बोलते हैं वेब पेज। अब बात करते हैं वेब एड्रेस की, जिसको कि URL भी बोलते हैं। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बात करते हैं इसकी कि वेब एड्रेस या फिर URL क्या होता है। तो देखिए, वेब एड्रेस की बात करें या फिर URL की बात करें, तो ये जो है डिनोट करता है यूनिक एड्रेस को, किसके, वेब पेज के। मतलब कि कोई भी वेबसाइट या वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसी को बोलते हैं हम वेब एड्रेस या फिर URL। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है wikipedia.com। तो यहाँ पे ये जो है हमारा HTTP से लेके .com तक क्या है, पूरा एक URL है। तो इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है या फिर जो वेब पेज होता है कोई भी, उसका जो एड्रेस होता है उसको हम URL बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने crickbuzz.com का जो है एक URL ले रखा है। मतलब कि crickbuzz.com जो है उसके एक वेब पेज का URL मैंने लिया है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि crickbuzz.com के मैं एक वेब पेज पे हूँ। मतलब कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो वेब पेज है न्यूज़ वाला, यहाँ पे हूँ। तो इस तरीके से कोई भी आपका वेब पेज होता है या कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस होता है उसी को हम URL बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले URL की, तो इस URL में जो है कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला पार्ट वो हमारा कहलाता है स्कीम, या फिर जो है आप इसको प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है वो आपका होस्ट है, ये कि www है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे crickbuzz.com लिखा हुआ है। तो crickbuzz जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन नेम हो गया, और .com जो है वो यहाँ पे एक्सटेंशन हो गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है पूरा पाथ है कि आप जो है वो कौन से वेब पेज पे हैं। आप जो है यहाँ पे देखिए न्यूज़ वाले वेब पेज पे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा कंप्लीट है इसी को हम बोलेंगे URL। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा URL क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेन नेम की। तो देखिए डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम जो है वेबसाइट का जो भी यूनिक नेम होता है उसी को हम बोलते हैं डोमेन नेम। अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो जो भी वेबसाइट का नेम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वेबसाइट्स के नेम दे रखे हैं, google.com है, facebook.com है, और यहाँ पे crickbuzz.com को मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो गूगल है, मतलब इतना पार्ट गूगल वाला, ऐसे यहाँ पे जो फेसबुक है एंड यहाँ पे जो है crickbuzz है, इसी को बोलेंगे हम डोमेन नेम। ये यहाँ पे जो है इन वेबसाइट के डोमेन नेम है। जो भी हमारा एक्चुअल नेम होता है वेबसाइट का, गूगल, फेसबुक, crickbuzz, यही हमारा कहलाता है डोमेन नेम। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट पर कनेक्टेड, उन सब के पास में क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका जो कंटेंट होता है वो किसी न किसी कंप्यूटर पर स्टोर किया हुआ होता है। तो उस कंप्यूटर को मैंने बताया था कि वेब सर्वर बोलते हैं। तो जो वेब सर्वर है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको कि यहाँ पे बोला जाता है IP एड्रेस। मतलब कि नंबर बेस एक एड्रेस होता है जिसको कि IP एड्रेस बोलते हैं। तो इस एड्रेस की हेल्प से अगर हम चाहें तो उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। तो जो भी IP एड्रेस होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अब देखिए IP एड्रेस की हेल्प से अगर हम चाहें तो किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे वेब सर्वर, हर वेबसाइट का जो है कोई ना कोई सर्वर होता है। तो वेबसाइट के जो सर्वर होते हैं उनके IP एड्रेस को याद करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं और नंबर्स को हम इतनी आसानी से याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है कैरेक्टर्स में, और यहाँ पे कैरेक्टर से मिलकर बन जाता है आपका एक डोमेन नेम। मतलब कि एक नेम फॉर्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। तो जितनी भी वेबसाइट होती हैं उन सभी का एक यूनिक नेम होता है जिसकी हेल्प से वेबसाइट को आप विजिट करते हैं।
मतलब जो भी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है उसी की हेल्प से हम वेबसाइट को ढूंढते हैं। हो सकता है हमें जो है पता ना हो कि वेबसाइट के आगे डोमेन नेम एक्सटेंशन लगेगी, वो .com है, .in है या फिर जो है .net है, लेकिन अगर हमें उस वेबसाइट का नेम पता है तो हम उसको सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं। मतलब कि गूगल पे जो हम उसको सर्च करेंगे तो जो वेबसाइट है वो हमारी आ जाएगी। तो नेम से हम यहाँ सर्च करते हैं, तो जो भी वेबसाइट के नेम होते हैं सिंपल टर्म में वही हमारे कहलाते हैं डोमेन नेम। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डोमेन नेम क्या होते हैं। अब बात करते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन की। तो देखिए डोमेन नेम जितने भी होते हैं उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कि आपने देखिए हर वेबसाइट के आगे लगा हुआ देखा होगा .com, .gov, .org, .in, .net। इस तरीके से जो है डोमेन नेम एक्सटेंशन लगी रहती हैं हर वेबसाइट के आगे। तो ये एक्सटेंशन जो है वो बताती हैं कि जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है। अगर .com लगा हुआ है तो इसका मतलब कमर्शियल हो गया, .gov लगा हुआ है इसका मतलब गवर्नमेंटल वेबसाइट है, .org हो गया इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, .edu है तो इसका मतलब क्या हुआ, एजुकेशनल वेबसाइट है, .info मतलब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारी एक्सटेंशन है जिनके यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग रीजन्स के लिए भी यहाँ पे एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे जो कंट्रीज होती हैं तो उनकी भी एक्सटेंशन रहती हैं। जैसे हमारी कंट्री के लिए क्या है .in, जिसका मतलब होता है इंडिया। तो किसी भी वेबसाइट के लास्ट में अगर .in लगा हुआ तो समझ जाइए वो इंडियन वेबसाइट है। इसी तरीके से .us है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट है। JP मतलब जापान, PK मतलब है पाकिस्तान और UK मतलब है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और FR का मतलब है यहाँ पे फ्रांस। तो ये जो है मैंने आपके सामने कुछ कॉमन डोमेन नेम एक्सटेंशन जो है डिस्प्ले कर दी हैं। देखिए एक ही डोमेन में कोई भी दो वेबसाइट सेम नहीं हो सकती। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे www और सपोज कि मैं अपने नाम से वेबसाइट बना लूँ, मैं लिख देता हूँ तेजपाल मौर्य। ये सपोज कि मैंने वेबसाइट बना ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि तेजपाल मौर्य के नाम से .com में अब कोई और वेबसाइट नहीं बन सकती। मतलब सेम डोमेन नेम जो है वो .com एक्सटेंशन के साथ में दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपको सेम नेम से वेबसाइट चाहिए तो आप जो है दूसरे डोमेन नेम में बना सकते हैं, मतलब कि .in में बना सकते हैं, .us में बना सकते हैं, लेकिन .com में जो है अब आपकी ये वेबसाइट नहीं बनेगी। मतलब सेम डोमेन नेम जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने .in में बना लिया तो .in में अब आपका दूसरा नहीं बनेगा, फिर आपको .com में या फिर .gov में आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है डोमेन नेम एक्सटेंशन वर्क करती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग की। तो देखिए वेब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेब होस्टिंग का सिंपल सा मतलब है जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसका जो डेटा होता है किसी सर्वर पे स्टोर होता है, तो जो सर्वर स्टोर करता है उसी को बोलते हैं वेब होस्ट। मतलब कि वेबसाइट को होस्ट करने वाला कंप्यूटर ही कहलाता है वेब होस्ट। तो वेबसाइट के कंटेंट को होस्ट करने के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वेब होस्टिंग। जो भी सर्वर्स जो है वेबसाइट के कंटेंट को होस्ट करते हैं उनको वेब सर्वर्स या फिर वेब होस्ट बोला जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो होस्टिंग के लिए दो टाइप के सर्वर्स मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं वेब होस्ट मिल जाते हैं। एक होते हैं हमारे लाइनक्स बेस्ड और एक होते हैं विंडोज़ बेस्ड। तो इस तरीके से आपको इन दोनों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड वेब होस्टिंग मिल जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा वेब होस्टिंग क्या होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग की। तो वेब होस्टिंग की टाइप्स की बात कर रहे हैं तो एक होती है फ्री होस्टिंग। मतलब कि कुछ ऐसे होस्ट होते हैं जो कि आपको फ्री स्टोरेज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो वेबसाइट का कंटेंट है वो फ्री में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होती हैं शेयर्ड होस्टिंग या फिर इनको बोला जाता है वर्चुअल होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कि एक ही सर्वर पे किन्हीं दो वेबसाइट का डेटा स्टोर करना। एक से ज़्यादा वेबसाइट का डेटा अगर किसी सर्वर पे स्टोर हो रहा है, मतलब कोई सर्वर जो है उसको होस्ट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा शेयर्ड होस्टिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। इसका मतलब होता है कि एक वेबसाइट के लिए पर्टिकुलर एक सर्वर फिक्स्ड होता है, उस पर किसी और वेबसाइट का डेटा स्टोर नहीं होगा। इसके अलावा एक टाइप होता है कोलोकेशन होस्टिंग। तो कोलोकेशन होस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो कोई वेबसाइट है तो उसके सर्वर मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग जगह पे सर्वर्स हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो होस्टिंग होती है उसको कोलोकेशन होस्टिंग बोला जाता है। तो आई होप आप लोग को होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कौन कौन से टाइप की होस्टिंग होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं HTML की। तो देखिए HTML क्या है। HTML जो है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। देखिए जो भी वेब पेजेस होते हैं, आप देखते हैं इंटरनेट पर कोई भी वेब पेज ब्राउज करते हैं तो उसको क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HTML। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे कि आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जिसकी हेल्प से जो है आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी वेब पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं उनको हम वेब ब्राउजर्स में ब्राउज करते हैं या ओपन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा HTML का क्या यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो HTML में देखिए
कुछ यहाँ पे लेआउट होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जिनको कि बोला जाता है टैग। और ये जो टैग होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से डेटा होगा वो वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो इस तरीके से टैग होती हैं, बताते हैं कि वेब ब्राउज़र में डेटा किस तरीके से डिस्प्ले होगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए, जैसे कि हेडिंग टैग्स होते हैं, लाइंस को इंसर्ट करने के लिए टैग्स होते हैं, इमेज को प्लेस करने के लिए टैग्स होते हैं, अलाइनमेंट के लिए, पैराग्राफ के लिए। इस तरीके से अलग अलग टैग होते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी HTML पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि HTML किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ करते हैं हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं XML की। तो देखिए XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। और यहाँ पे जो है ये लैंग्वेज यूज होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मतलब कि इस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये जो लैंग्वेज है वो डिज़ाइन की गई है डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब कि ऑनलाइन अगर आपको डेटा स्टोर करना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए XML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो है HTML का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। HTML का काम होता है वेब पेज को डिज़ाइन करना, लेकिन इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो XML का मेन काम जो है वो डेटा को कैरी करना है, ना कि डिस्प्ले करना। इसके अलावा जो है XML में प्री डिफाइंड टैग नहीं होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है हमें खुद के टैग क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है HTML से XML में। मतलब कि HTML में जो टैग होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टैग होते हैं वो हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि XML क्या होती है और इसका यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं DHTML की। तो देखिए DHTML क्या होता है। DHTML जो है वो ऐसे कंटेंट को रेफर करता है जो कि आपका चेंज होता रहता है जब भी उसको व्यू किया जाता है। मतलब कि ऐसे कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, जो कि आपका चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कई सारी वेबसाइट को हमने देखा है, तो जब भी हम उसको विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो वेब पेज होता है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये जो वेब पेज चेंज होता है, मतलब कि जो कंटेंट वेब पेज का चेंज होता है, ये कई सारे पैरामीटर पर डिपेंड हो सकता है। जैसे कि ज्योग्राफिक लोकेशन पर डिपेंड कर सकता है या फिर प्रीवियस पेज पे डिपेंड कर सकता है कि जो आपने प्रीवियस पेज देखा था वो किस तरीके का था, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है यूज़र के प्रोफाइल पर भी डिपेंड कर सकता है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो गूगल का वेब पेज देखा होगा आप लोगों ने। ये हर कंट्री में जो है अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इटली में देखिए इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, US में जो है इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर डे में हो सकता है इंडिया में कोई और फेस्टिवल हो, और हो सकता है US में कोई और फेस्टिवल हो, या फिर इटली में कोई और फेस्टिवल हो। तो यहाँ पे जो उनके फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उनकी कंट्री में जो वेब पेज दिखाई देगा, और हमारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी कंट्री में वेब पेज दिखाई देता है। तो ये जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप से चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के जो वेब पेज होते हैं उनको बोला जाता है डायनेमिक वेब पेज। मतलब कि जहाँ पे कंटेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट, या फिर जो है ज्योग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग जो कंटेंट चेंज होता है, तो ऐसे वेब पेज को जो है डायनेमिक वेब पेज बोला जाता है। तो इसी टाइप के डायनेमिक जो वेब पेज होते हैं उनमें यूज किया जाता है DHTML का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम वेब स्क्रिप्टिंग की। तो देखिए वेब स्क्रिप्टिंग क्या होती है। वेब स्क्रिप्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी ना किसी स्क्रिप्ट को इम्बेड करते हैं वेब पेज में। मतलब कोई स्क्रिप्ट जो होती है उसको हम वेब पेज के साथ में जोड़ देते हैं, तो उसी को बोला जाता है वेब स्क्रिप्टिंग। अब देखिए स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्ट में जो है कोई भी एक कमांड हो सकती है, कोई भी एक प्रोग्राम हो सकता है जो कि किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। तो उस फंक्शन को जो हम वेब पेज में जब इम्बेड कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है वेब स्क्रिप्टिंग। मतलब किसी स्क्रिप्ट को वेब पेज में जोड़ना, तो उसी को बोला जाता है वेब स्क्रिप्टिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो वेब पेज में कई सारे पर्पसेस से इम्बेड की जाती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक हो सकता है पर्पस, या फिर जो है लोकल कंप्यूटर पे जो कंटेंट है वो किस तरीके का डिस्प्ले होगा, इस पर्पस से भी जो है वो वेब स्क्रिप्टिंग वहाँ पे जनरेट की जा सकती है। मतलब कि जो लोकल कंप्यूटर है जहाँ पे कि किसी वेबसाइट को विजिट किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो कॉन्टेंट डिस्प्ले होगा वो किस तरीके से होगा, तो इस पर्पस के लिए भी जो वेब स्क्रिप्टिंग होती हैं वो वेब पेज में इम्बेड की जाती हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वेब स्क्रिप्टिंग क्या होती है। अब देखिए बात करते हैं वेब स्क्रिप्टिंग के टाइप्स की। तो दो टाइप की वेब स्क्रिप्टिंग होती है, एक तो होती है हमारी क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। तो अगर हम बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, तो ये स्क्रिप्टिंग जो है वो इनेबल करती है इंटरेक्शन विद इन द वेब पेज। मतलब कि वेब पेज के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कराना होता है तो ये स्क्रिप्टिंग वर्क करती हैं। और ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आपकी डाउनलोड होती हैं यूज़र के एंड पे। मतलब जो क्लाइंट होता है उसके एंड पे डाउनलोड होती हैं और आपके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती हैं। जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूट होती हैं।
और अगर हम बात करें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की, तो ये आपकी एग्जीक्यूट होती हैं सर्वर के एंड पे। जो भी सर्वर होता है वहाँ पे ये एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर से समझ सकते हैं, जब भी आप अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउज़र की हेल्प से कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जो है वो आपके सर्वर के पास जाती है और वहाँ से जो है रिक्वेस्ट आपकी आती है। तो वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट होती हैं सर्वर साइड पे, वो देखती हैं कि क्या आपने रिक्वेस्ट करी है, क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है, और उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे या फिर आप कह सकते हैं उससे रिलेटेड जो स्क्रिप्ट होगी वो आपकी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद में जब आपके पास में डेटा आएगा तो यहाँ पर डेटा जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले होना है, क्या फंक्शन परफॉर्म होना है, वहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे या फिर कह सकते हैं स्क्रिप्ट्स होंगी वो आपके वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होंगी और उसके बेस पे ही जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो वर्क करती हैं, क्लाइंट साइड पे वर्क करती हैं और सर्वर साइड पे वर्क करती हैं। क्लाइंट साइड का मतलब सिंपली हमारे साइड में हो गया और सर्वर साइड का मतलब सिंपली जो कंप्यूटर जहाँ पे वेब सर्वर है वहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मतलब कि जो सेकंड यूनिट थी आपकी नेटवर्किंग वाली उसके सारे टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक थे इस यूनिट में वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आप लोग को सारे समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे वीडियोज़ जो है वो इस यूनिट की कुछ ज़्यादा बन गई हैं, तो सारे वीडियोज़ को जो है वो आप ध्यान से देख लेना। अगर आप सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं छूटेगा। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नेटवर्किंग वाली देख रखी है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि जो डेटाबेस वाला चैप्टर है आपका उसको स्टार्ट करेंगे और फिर जो हम वहाँ पे एसक्यूएल को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।